जब से पहली बार इंटरव्यू किया तब से लेकर अब तक हमेशा से मेरे फेवरेट रहने वाले दिनशो इरानी सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस कैपिटल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। हमारी खास सीरीज मार्केट दिवाली से दिवाली तक, पिछली दिवाली से दिवाली भले पैसे नहीं बने लेकिन लगे भी नहीं। हम तो इसमें खुश हैं सर कि 2-3% नेगेटिव रिटर्न आया, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक ठाक निकल गए, बच गए। तो बताएं सर कैसी रही अब से लेके पिछले से लेकर अब तक की दिवाली? अच्छा अनिल जी, पहले मैं भी आपको ये बता दूं, आप भी मेरे फेवरेट है। अरे सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। हाँ जी, तो ये पिछली दिवाली से ये दिवाली इंडिया तो आप देखिए कि आउट परफॉर्मिंग किया है ग्लोबल मार्केट के चलते। ओके, और जैसे आपने बोला कि पैसे नहीं टूटे, वही बहुत बड़ी बात है कि आप ग्लोबली देखिए, लाइक आज सुबह मतलब कल रात को जो नैस्डैक बंद हुआ वो पिछले 2 साल के बॉटम में बंद हुआ है, और उसके चलते भी इंडिया फिर भी बढ़िया ही सस्टेन किया है। और हमें तो ये लगता है कि जैसे आपने दिवाली से दिवाली तक बोला, तो अगली दिवाली का अगर जो आप बात करें तो हमें तो ये लगता है कि इंडिया ये सस्टेन कर लेगा, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जो है इंडिया का वो बुलंद ही रहेगा। और अब उसका में कोई शक नहीं है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो इंडिया को अभी सपोर्ट करती हैं। एक तो ये है कि इंडिया चंद 2-3 साल में, अगले 2-3 साल में प्रॉब्ली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी इस दुनिया की, और वो मेनली विल बी ड्रिवन बाय, एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जो बड़ा ही बुलंद रहा है इंडिया का। इनफैक्ट काफी कंजम्पशन जो अपना यंग जनरेशन का जो है, जनरेशन जी कहो या जनरेशन मिलेनियल्स कहिए, ये सब का कंजम्पशन लेके काफी अच्छा चला है। और दूसरा, जो हमारा एक जो है आउटसोर्सिंग बेस था, पहले एक सर्विस बेस था, लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी कन्वर्ट हो रहा है, थैंक्स टू द पीएलआई स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और चाइना प्लस वन प्लेइंग आउट, और यूरोप प्लस वन अभी तो प्ले आउट करने बाकी है उसमें। तो उसके चलते एक मैन्युफैक्चरिंग से भी पुश आ जाएगा। तो कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग दोनों मिला के आप देखेंगे कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गोइंग हेड। और दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है इंडिया के लिए, वो ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक बेस है इन्वेस्टर का, वो काफी बढ़ गया है। इनफैक्ट 3 गुना हो गया है, फ्रॉम 3 या 4 गुना हो गया इनफैक्ट फ्रॉम प्री कोविड लेवल, और वो सस्टेन रहेगा। इनफैक्ट आप देखेंगे कि आपने भी देखा होगा सितंबर में थोड़ा करेक्शन क्या आया मार्केट में, कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल के फ्लोज थे वो तो काफी ऊपर चले गए, 14,000 कुछ करोड़ म्यूचुअल फंड में फ्लो आए थे। और ईयर टू डेट, अब कैलेंडर ईयर टू डेट देखें तो इंडिया में डीआई, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो म्यूचुअल फंड का पार्ट है, देव इन्वेस्टेड $29 बिलियन, जबकि आउटफ्लो ऑन एफआई फ्रंट हैज बीन कोई 22-23 बिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है, वो भी एब्जॉर्ब कर लिया है काफी हद तक। तो इसलिए हमें तो ये लगता है कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। बहरहाल ये कहने के बावजूद हमें ये भी एक कैवियट दे देना चाहिए कि अगर जो दुनिया खराब है तो इंडिया अकेला अच्छा नहीं कर सकता है, उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए दुनिया से। तो वो अभी देखते हैं आता है कि नहीं, तो लीव इट हियर। चलिए बढ़िया, तो ग्लोबली माहौल ख़राब है, इंडिया का माहौल तो ठीक है। बताएं सर, अब लोग थोड़े दोनों तरफ से परेशान हो रहे हैं कि तेज़ी करना चाहते हैं तो बाहर का देख कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि पोर्टफोलियो बेच दें वापस नीचे तो फिर हमारा मार्केट दिखता है, हमारी इकोनॉमी दिखती है, बढ़िया दिखती है। अब नतीजों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो किस तरह से देखें आगे, अब यहाँ से लेकर अगली दिवाली तक? ऊपर तो होंगे ना सर? हाँ जी, देखिए ऊपर तो पक्का होंगे, लेकिन यही है कि ये क्वार्टर जो है बड़ा क्रूशियल क्वार्टर है। एक तो आपने रिजल्ट की बात की, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आने वाले इस क्वार्टर में, क्योंकि ओके। कमोडिटीज काफी जो सपोर्टेड स्टॉक थे वो काफी खराब रिपोर्ट होने वाला है, उनके नंबर्स वगैरह। आईटी आपने देख लिया, टीसीएस के नंबर ठीक ही थे, लेकिन फिर भी स्टॉक चला नहीं, क्योंकि अभी वैल्यूएशन में भी थोड़ा खिंच गए हैं। तो एक्चुअली वैल्यूएशन सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बोला रिलेटिवली आप देखोगे तो वैल्यूएशन में तो इंडिया अभी काफी ऊंचा हो गया है, अगेन प्रीमियम काफी बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया कोलैप्स हो गई है, इंडिया नहीं हुई है। और आप अगर जो दुनिया की बात करें तो हमारा बेस केस यही है कि यूएस में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसेशन गिवन है, वो फेड को भी चाहिए, और आई थिंक वो अच्छा भी रहेगा उनके लिए, और अच्छा इमर्जिंग मार्केट के लिए रहेगा जो वहां पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसेशन आया तो वो बेस केस है। और वो हमें ऐसे लग रहा है कि जिस हिसाब से वो जा रहे हैं वो उसी उसी पत्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि
आप देखिए अभी उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अगर जो कंजम्पशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपोर्ट करने लगे हैं। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि उनका डॉलर हैज बिकम स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट विजावी ऑल करेंसीज। आपने आईना तो देख ही लिया है, लेकिन ग्लोबली अगेन सारी करेंसी के आप देखें तो डॉलर है स्ट्रेंथन, एंड एज अ रिजल्ट उनके जो इम्पोर्ट है वो बिकम्स चीपर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर। तो इसका बोलते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जो इम्पोर्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं हमारे लिए डॉलर डिनोमिनेटेड। तो इसलिए वो ऐसे लग रहा है कि वहां पे अगर जो आप लास्ट टाइम भी देखे ये जब ट्रेंड हुआ था 84 में या 94 में या 2018 में ऑफ रीसेंट इन यूएस, तो काफी हद तक उनका रिसेशन कंट्रोल हो गया था, छोटे स्टेज में था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो शायद एक बेस केस रह जाएगा। यूरोप के हाल बहुत ही बुरे हैं, वो तो नो डाउट। इनफैक्ट यूके यूरोप दोनों मिला के विल बी अ ड्रैग ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, पर वो भी आई मीन होपफुली शायद एक जगह जाके करेक्ट हो जाए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर एक आपका शायद टाइम करेक्शन दिख जाएगा आपको इंडिया में और ग्लोबली। जैसे हमने बोला कि मार्केट वहां पे अगर जो थम गए गिरना, तो इंडिया तो अपसाइड चालू हो जाएगा। तो ये दो क्वार्टर क्रूशल हैं। उसके बाद तो हमें अपसाइड ही दिखता है, क्योंकि ऑल बेस ऑल्सो इंप्रूव हो जाता है, इन्फ्लेशन का बेस भी इंप्रूव हो जाता है। इनफैक्ट यूएस में भी इन्फ्लेशन बेस इवन हो जाता है, तो इसलिए वहां पे भी इन्फ्लेशन गिरते हुए दिखेगा आपको। सो देखते हैं, दो क्वार्टर संभाल लेंगे फिर बाद में देखेंगे। चलिए बढ़िया, 2 क्वार्टर मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर निकालना है और तब तक शायद अमेरिका में भी जितनी ब्याज दरें बढ़नी बढ़ जाए, हो जाए, जो करना है कर ले। तो सर आप बताएं, फिर पैसा भी 2 क्वार्टर बाद लगाना है या अभी लगाना है? नहीं, क्या हम तो यही बोलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी होती है जब टाइम करेक्शन दिखता है आपको मार्केट जी में। आप देखिए हमारा मार्केट गिरा नहीं है जी एक्चुअली, जी स्टेडी ही रहा है, जी थोड़ा एक बैंड में घूम रहा है, लेकिन उसी में आपको अपॉर्चुनिटियां मिलती है जहां पे आप अपने स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे एवरेज कर सकते हैं वो स्टॉक्स में जहां पे आपको कंफर्ट है। तो वो सब आप अभी अभी चालू करेंगे तो ही जाके होगा। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट्स को भी हम यही बोलते हैं कि अगर जो आपको डालना है तो आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कीजिए, जहां पे 5 महीने के अंदर सारा पैसा आपका कन्वर्ट हो जाए इक्विटी में, और इस हिसाब से करना चाहिए। और हमें भी यही लगता है कि आप आपके निवेशकों को भी यही सोचना चाहिए कि एक स्टैगर्ड वे में एंटर करें और आस्ते आस्ते करके पोर्टफोलियो बनाना चालू कर दें यहाँ से। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो इंतज़ार नहीं करना है कि जब सारी खराब चीज़ें खत्म हो तब तक शायद भाव आपको मिले न मिले, गिरावट में खरीदते रहे। अब बताएं सर, खरीदारी कहाँ करनी, क्या पसंद है आपको? जी, हम तो हमारे फेवरेट, हमारा तो एनबीए बीएफएसआई सेक्टर रहा है, हम्म। बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस। तो वहां पे हम इनफैक्ट हमने अगस्त में एक्चुअली एक बड़ा ही ड्रास्टिक व्यू लिया था कि आईटी को हमने हमारे पोर्टफोलियो में जीरो कर दिया था। तो हमारे पास 13-14% कैश आ गया था उस समय, तो वो हमने डिप्लॉय यही सब सेक्टरों में किया है। एक तो हमने सिलेक्टिवली हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें डिप्लॉय किया, थोड़े एनबीएफसीज में डिप्लॉय किया, फिर एक आध नाम हमने नए भी ऐड किए हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो मिड कैप नेम्स थे, वहां पे हमने एडिशन किया है, बिकॉज हमें लग रहा है कि वहां पे भी वो स्पेस में भी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, गिवन दैट आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते ही रहेंगे। इनफैक्ट यूएस का अगर जो आप बात करें तो हमें तो ये लग रहा है कि एक्चुअली इंडिया को अगर जो स्टैंड लोन देखते तो आई डोंट थिंक आरबीआई को कुछ प्रॉब्लम होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, पर यूएस इतना बढ़ा रहा है। और इनफैक्ट हमें लग रहा है कि ये साल में ही दो और रेट हाइक्स आएंगे यूएस में, जो शायद 1.25% तक उन्होंने रेट हाइक बढ़ा देंगे और उनका जो रेट है वो 4.5 पहुंच जाएगा। तो उसके चलते इंडिया को भी वो कुछ करना पड़ेगा टू कंट्रोल द रूपी। नहीं तो रूपी डेप्रिसिएशन काफी हद तक आएगा। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहे तो हमें यही लगता है कि निम्स जो है हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के या एनबीएफसीज के जो कंज्यूमर फेसिंग है वो बढ़ते रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें कंफर्ट है। दूसरा हमारा कंफर्ट जो हमने पहले भी आपको बताया था कि अफोर्डेबल लग्जरी सेगमेंट जो है, मास लग्जरी सेगमेंट जैसे बोलते हैं, वहां पे हमारा कंफर्ट है और उधर भी हमने एडिशन किए हैं थोड़े बहुत और अच्छा ही रहा है। तो ऑल डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स, बट एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर्स थोड़े नेगेटिव हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है आपके लिए जो अच्छे सेक्टर्स हैं, हमेशा से फेवरेट बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये तो हमेशा से पसंद रही। सर आईटी मेटल जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, अभी भी दूर ही रहना है या फिर निवेश करना शुरू करें? नहीं जी, दूर ही रहिए। कि आईटी में तो एक्चुअली यही लग रहा है कि
मंदी अभी आनी बाकी है। आई डोंट थिंक अभी आई है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी थोड़ा आई थिंक कंफ्यूजन है ये सेक्टर में कि होगा, आएगा कि नहीं मंदी। लेकिन आप देखिए कि जो जैसे मैंने बोला आपको कि नैस्डैक कल रात को ऑल टाइम 2 साल का लो टच किया है। तो आप ट्रेंड ये ग्लोबली देख सकते हैं यहाँ पे। और इनफैक्ट कल ही एक बड़ी आईटी कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, उनके क्वार्टरली जो कॉल थी, पहली बारी उन्होंने बोला है कि थोड़ा डील क्लोजर में इलोंगेशन हो रहा है, एट्रिशन रेट उनको कम दिख रहे हैं। तो ये सब जो साउंड बाइट्स होते हैं वो थोड़े अननर्विंग होते हैं, इसलिए आज वो रिजल्ट इतना खराब नहीं था, रिजल्ट ठीक ही था, पर फिर भी आज स्टॉक चला नहीं, इसी के चलते चला नहीं है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आएगा आगे चल के, तो उससे तो दूर रहिए। मेटल्स में दूसरा बहरहाल ये है कि जो इंडस्ट्री फेसिंग मेटल्स है, जैसे हमें फेरस मेटल्स इतने पसंद नहीं है, नॉन फेरस ज्यादा पसंद है। नॉन फेरस इसलिए पसंद है क्योंकि ग्लोबली देयर इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स ईवीज। तो वहां पे ईवीज अगर आप देखें तो नॉन फेरस मेटल्स काफी यूज होते हैं ईवीज में, और फेरस इतने यूज नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको लगेगा, ऑटो सेक्टर एक बड़ा कंज्यूमर है फेरस मेटल्स का, तो वहां पे आपको लगेगा कि शायद फेरस मेटल्स इतना बढ़िया नहीं करें आगे चल के, लेकिन नॉन फेरस फिर भी ठीक कर लेंगे। तो वैसा व्यू है हमारा। तो ये है आपके लिए सारे के सारे सेक्टर्स पर भी दिनशो सर की तरफ से राय। सर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और सारे निवेशकों को, आपके जो फंड्स में इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी सर बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं, आपके और आपके दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर।